हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और हिंदी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार की परिभाषा और उसके साथ साथ उदाहरण भी क्लियर करेंगे, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि रस छंद अलंकार 6 नंबर का टॉपिक होता है, जो कि 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार पूछा जाता है, ठीक ना। तीनों टॉपिक मिलाकर 6 नंबर का टॉपिक होता है, 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप सबको 2024 के बोर्ड एग्जाम में रस छंद अलंकार के कौन कौन से पार्ट याद करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार है और उसका परिभाषा दोस्तों आज के इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में परिभाषा उसके साथ साथ उदाहरण भी बताएंगे, ठीक ना। और आप सबको जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी बताएंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आप सबको बताएंगे पहले रस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पहले रस बताएंगे तब छंद तब अलंकार, ठीक ना। तो आप सबको बता दें कि रस में कौन कौन से पार्ट याद करना है। तो रस में पहला है श्रृंगार रस, ठीक ना। श्रृंगार रस 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे इसका जो परिभाषा है थोड़ा समझने के लायक है कि जहाँ नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, ठीक ना। आप सबको बता दें जैसे प्रेम 2 प्रकार का होता है, एक गुरु शिष्य के बीच प्रेम का वर्णन होता है, एक भाई बहन के बीच प्रेम का वर्णन होता है, माता पिता के बीच प्रेम का वर्णन होता है। लेकिन यहाँ पे पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका या फिर स्त्री पुरुष के बीच जो प्रेम का वर्णन होता है उस प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस में किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो भाई बहन का प्रेम का वर्णन होता है वो यहाँ पे नहीं किया गया है, इस बातों को ध्यान देना है, ठीक ना। तो बीच प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है और इसका स्थायी भाव रति है, ठीक ना। जो इसका स्थायी भाव है वो रति है। आप सबको इसलिए स्थायी भाव बताएं कि जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको याद रखिएगा कि इसका स्थायी भाव रति है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जो श्रृंगार रस है ये 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो आप सबको बता दें जो पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार, ठीक ना। तो आप सबको परिभाषा बता दें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का, ठीक ना। तो संयोग श्रृंगार जैसे नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच प्रेम का वर्णन होता है, श्रृंगार रस होता है। तो यही प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी जब पास में होते हैं और प्रेम का वर्णन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक ना। जैसे प्रेमी प्रेमिका घर पर ही है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। और वियोग श्रृंगार कि प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, नायक नायिका दूर हो, जैसे पति क्या होता है विदेश में कमाने चले जाते हैं, स्त्री घर पे रहती है, तो वहाँ पे जो प्रेम का वर्णन होता है उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जो एक दूसरे से दूर हों उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक ना। तो इस बातों को ध्यान देना है। संयोग का मतलब दोनों लोग पास में हो उसे संयोग श्रृंगार, और वियोग श्रृंगार का मतलब एक दूसरे से दूर हो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं, ठीक ना। तो इसका परिभाषा एकदम आसान तरीके से याद कर लेना है। श्रृंगार रस के आप सबको उदाहरण बता दें। इसका उदाहरण है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाई। कि राम के रूप निहारत जानकी, यहाँ जानकी का अर्थ है माता सीता से, ठीक ना। तो राम के रूप कि जो प्रभु श्री राम हैं उनका रूप निहारती हैं सीता प्रभु श्री राम की शकल को, चेहरे को निहार रही हैं अर्थात देख रही हैं। कंकन के नग की परछाई, और कैसे देख रही हैं, तो कंगन, जो स्त्रियां कंगन पहनती हैं उसमें कंगन में छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, उसे नग बोला जाता है। तो उस शीशे में जो परछाई आ रही है, जो प्रभु श्री राम की परछाई आ रही है, उस कंगन के नग में जो परछाई आ रही है उसमें देख रही हैं, ठीक ना। कि इस तरीके से माता सीता प्रभु श्री राम के चेहरे को देख रही हैं जो कंगन के नग में परछाई आ रही है उसमें, ठीक ना। याते सब सुधि भूल गई, अर्थात सब कुछ भूल गई, उनकी चेहरा देखने में सब कुछ भूल गई। कर टेक रही पलटारत नहीं, कि उनका चेहरा देखने में उनका पलक नहीं गिर रहा है, ठीक ना। इतना वो व्याकुल है उनकी चेहरा देखने में। तो याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं, कि उनका चेहरा जो कंगन के नग की परछाई में देखने में इतना व्यस्त हो गई हैं कि उनका पलक तक नहीं गिर रहा है, ठीक ना। इस तरीके से एकदम आसान भाषा में याद करना है दोस्तों। उसके बाद से है हास्य रस।
आप सबको श्रृंगार रस बता दिए, दूसरा है हास्य रस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो हास्य रस की परिभाषा है कि जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप रंग सुनकर, पढ़कर, देखकर हमारे मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। कि मान लीजिए कोई काव्य है, कोई काव्य लिखा है या फिर कोई पंक्ति लिखा गया है, उसमें किसी की विचित्र वेशभूषा, उस पंक्ति को पढ़ने पर, उसका अर्थ निकालने पर, उस पंक्ति को देखने पर विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप रंग का भाव उत्पन्न हो, ठीक ना। मान लीजिए हम सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं, कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाए कि उसकी विचित्र वेशभूषा हो, अटपटी आकृति हो, क्रियाकलाप हो, रूप रंग हो, तो उसे हास्य रस कहते हैं, ठीक ना। इसको उदाहरण से समझते हैं। इसका उदाहरण है हाथी जैसी देह, गैंडे जैसे चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। मान लीजिए कोई आदमी है ना, जैसे मोटा सा कोई आदमी हो गया तो हाथी जैसी देह उसे बोलते हैं, ठीक ना। हाथी जैसी देह है, ठीक ना। और गैंडे जैसी चाल, जो उसकी चाल है, जो उसकी स्वभाव है वो गैंडे जैसी है। तरबूजे से खोपड़ी, आप लोगों ने तरबूजा तो देखा हुआ होगा, तो उसी प्रकार से उसकी खोपड़ी है। और खरबूजे सी गाल, खरबूजे की तरह गाल है, ठीक ना। इस तरीके से अगर कोई आदमी है तो उसको क्या होगा, देखने में हंसी लगेगी, उसको सुनने में हंसी लगेगी, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं हास्य रस। इस तरीके से दोस्तों एकदम आसान भाषा में आप सबको बताएंगे केवल महत्वपूर्ण टॉपिक। उसके बाद से दूसरा है वीर रस, ठीक ना। केवल आपको 3 याद करना है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है वीर रस। केवल 3 रस आपको पढ़ना है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। इसका परिभाषा है कि जब किसी कविता में वर्णित प्रसंग हमारे मन में उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न करते हैं तो उसे वीर रस कहते हैं, ठीक ना। जब किसी कविता, मान लीजिए कोई कविता लिखा है, उसमें ऐसी बातों का वर्णन किया गया है कि हमारे मन में उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न हो, ठीक ना, उसे हम वीर रस कहते हैं। कि कोई चीज़ ऐसा लिखा हो कविता में कि हमारे मन में उत्साह हो या उमंग का भाव उत्पन्न हो, उसी को वीर रस कहते हैं। इसका जो उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों जो ये आप सबको वीर रस का उदाहरण बताए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। आप सबको झांसी वाली रानी की कहानी तो सुने ही होंगे, ठीक ना। तो इस कहानी को सुनने के बाद हमारे मन में उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए इसे वीर रस कहते हैं, ठीक ना। जैसे बुंदेलो हर बेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम लोग जब छोटे थे तभी इस कहानी को पढ़ा करते थे, ठीक ना। तो इस कहानी को पढ़ने से उत्साह या उमंग का भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में, ठीक ना। तो आप सबको 3 रस बताए, पहला श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है वीर रस। केवल आप सबको 3 रस याद कर लेना है। उसके बाद से आप सबको अलंकार बता दें, जो महत्वपूर्ण अलंकार है, ठीक ना। तो अलंकार में जो पहला अलंकार है उपमा अलंकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आप लोग सोचेंगे उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, तो ये भी आप सबको बता रहे हैं कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम का मुख चंद्रमा सा सुंदर है। कि जो राम का मुख है वो चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात राम के मुख की जो सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है वो चंद्रमा से किया जा रहा है। कि जितना ही सुंदर चंद्रमा है उतना ही सुंदर राम का चेहरा है, ठीक ना। तो जो राम है ये उपमेय है और जो चंद्रमा है वो उपमान है, इसलिए कहा जा रहा है उपमेय की तुलना उपमान से किया जा रहा है। यहाँ राम का मुख जो है, राम का जो चेहरा है वो चंद्रमा से सुंदर है। कि राम का मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। इसकी तुलना किया जा रहा है, राम के मुख की तुलना चंद्रमा से किया जा रहा है, ठीक ना। तो राम उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। उसके बाद से दूसरा है, वह लड़का शेर की तरह बहादुर है। कि जो वो लड़का है वो शेर की तरह बहादुर, अर्थात वो लड़का इतना शक्तिशाली है जितना शेर शक्तिशाली है, ठीक ना। तो लड़का का वर्णन क्या किया जा रहा है, उसकी तुलना शेर से किया जा रहा है। तो लड़का उपमेय हो गया और शेर उपमान हो गया, ठीक ना। तो इसे कहते हैं उपमा अलंकार, इसको याद रखना है। उसके बाद से दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि
उपमा अलंकार रूपक अलंकार एक तरह होता है, ठीक ना, थोड़ा सा अंतर होता है। जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, यहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसा इसका उदाहरण है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मान लीजिए कोई राम को पा गया तो राम नहीं बल्कि रतन बता रहा है कि मैंने राम को नहीं पाया बल्कि रत्न को पा गया, ठीक ना। तो क्या कह रहा है, राम यहाँ पे उपमेय है, तो इसी को कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार है। दूसरा है चरण कमल बंधो हरिराई, कि जो हरि का चरण है वो कमल के समान है, ठीक ना। यहाँ उपमेय को उपमान बता दिया जाता है, तुलना नहीं किया जाता है कि जो हरि का चरण है वो कमल की तरह है, पैर जो उनका है हरि का वो सीधे कमल बताया जा रहा है। तो इसी को कहते हैं रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में केवल यहाँ पे तुलना किया जाता है और यहाँ पे तुलना नहीं किया जाता, सीधे बता दिया जाता है, ठीक ना। उसके बाद से तीसरा है श्लेष अलंकार। केवल 3 आपको याद करना है, पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, ठीक ना। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा है कि जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, मान लीजिए कोई शब्द है उसका प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं, जो शब्द एक कई बार प्रयोग किया गया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है, ठीक ना। इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक ना। आप यहाँ पे देखिए पानी का एक कई बार वर्णन किया, आप लोग सोचे होंगे यहाँ पर भी पानी दिख रहा है, यहाँ पर भी पानी दिख रहा है। मान लीजिए कोई पंक्ति को सुंदरता बनाने के लिए पानी का प्रयोग कई बार किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पानी एक ही पानी दिख रहा है लेकिन इसका कई अर्थ निकलेगा, ठीक ना। वही चीज़ कहा जा रहा है कि एक ही बार किया जाता हो लेकिन उसमें कई अर्थ निकलता हो, कि कोई शब्द है उसकी एक ही बार प्रयोग किया गया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो आप सबको बता दें जो पानी का अर्थ है मोती के लिए, ठीक ना, जो पानी का अर्थ है मोती के लिए वो चमक से है, कि अगर मोती में पानी ना रहे, कि मोती में चमक ना रहे तो मोती बेकार है। तो जो पानी का पहला अर्थ है मोती के लिए वो चमकना है, ठीक ना। फिर पानी का जो दूसरा अर्थ है मानुष के लिए, जो मनुष्य के लिए है वो सहनशीलता, ठीक ना। यहाँ पे जो मनुष्य के लिए जो पानी का अर्थ है सहनशीलता है, कि अगर मनुष्य के अंदर सहनशीलता ना रहे तो मनुष्य बेकार हो जाता है, ठीक ना। फिर पानी का अर्थ है चून के लिए, तो चून का आप सबको बता दें जो तंबाकू के साथ चूना खाया जाता है, या फिर जो चून का मतलब आटा भी होता है जिससे रोटी बनाया जाता है, ठीक ना। तो दोनों के लिए पानी जो पीने वाला पानी होता है तो पानी का अर्थ पानी ही होगा, और इसके लिए मोती के लिए चमकना और मनुष्य के लिए सहनशीलता होगा, ठीक ना। तो पानी एक ही लेकिन अर्थ क्या कई अर्थ निकले, तो उसी को कहते हैं श्लेष अलंकार, ठीक ना। तो केवल 3 आपको याद करना है। उसके बाद से आप सबको बता दें छंद, ठीक ना, महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से हैं। तो पहला है दोहा, ठीक ना, दोहा याद करना है। दोहा में इसका परिभाषा क्या है, यह अर्धसम मात्रिक छंद होता है, ठीक ना। जो ये अर्धसम मात्रिक छंद है इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप सबको बता दें दोस्तों जो छंद होता है ना थोड़ा ध्यान देकर इसको लिखना होता है, ठीक ना। इसकी जो उदाहरण है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए, ठीक ना। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सबको गिनकर बता दें 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 2 13। तो बोला गया है पहले और तीसरे चरण में 13, तो यहाँ पर भी 13 है, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 पहले और तीसरे चरण में क्या है 13-13 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 यहाँ पर भी है। 2 1 3 4 5 6 7 8 2 10 11 यहाँ पर भी है, ठीक ना। तो क्या है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में क्या है 11-11 मात्राएं। तो इसी को हम कहते हैं दोहा, ठीक ना मेरे भाई। इसको थोड़ा ध्यान देकर लिखना होगा, अगर आप थोड़ा सा गलती करेंगे तो कट जाएगा नंबर, ठीक ना। उसके बाद से है सोठा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, ठीक ना। यहाँ पर भी ये भी अर्धसममात्रिक छंद था और ये भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हुई है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो सकती है। इसे आप दोहा का उल्टा भी कह सकते हैं। देख सकते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं था, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं था, लेकिन एकदम उसके विपरीत है, अर्थात उल्टा है। उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 था, यहाँ पे 11-11 है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 था, यहाँ पे 13-13 है, ठीक ना। इसकी जो उदाहरण है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन कर सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर नयन, ठीक ना। यहाँ पर 2 1 3 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 11 दिखा पहले, और तीसरे में 1 2 2 4 1 5 6 7 8 2 10 1 11 11 देखिए पहले और तीसरे चरण में, ठीक ना। फिर दूसरे और चौथे चरण में देख लेते हैं, 3 3 6 2 8 1 9 1 10 11 12 13 है, और यहाँ पे है 1 2 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10 11 12 13 है, ठीक ना। कि पहले और दूसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, तो इसे हम सोठा कहते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, केवल आपको छंद में दोहा और सोठा छंद याद करना है। अगर आप अच्छी तरीके से दोहा और सोठा छंद याद कर लेते हैं ना, तो आपका 2 नंबर इसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। छंद में आप सबको ये जो मात्राएं लगे होते हैं, इस मात्रा को ध्यान देना है। अगर आप उल्टा लगा देंगे तो जान लीजिए छंद आपकी जो परिभाषा के विपरीत हो जाएगा। इसलिए आपको छंद ध्यान देकर लिखना है, ठीक ना। अगर आप 2 छंद याद कर लेते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सबको रस, छंद, अलंकार के महत्वपूर्ण टॉपिक जो थे बता दिए। और आज की इस वीडियो अगर आप पूरा देखे होंगे वीडियो, तो 6 नंबर क्लियर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में 6 नंबर क्लियर है, ठीक ना। और अब की बार 100 में 90 पार होगी, ठीक ना।